नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। जोधपुर से ये बड़ी खबर है। रंगदारी वसूली के लिए युवक को धमकी मिली है। क्रिकेट अकादमी बनाने वाले से 80 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई है और इसके साथ ही रंगदारी न देने पर जेसीबी से 2 कारें भी तोड़ दी गई। जेसीबी से गड्ढा खोदकर कारों को दफना दिया गया। पीड़ित ने थाने में इसे लेकर शिकायत दर्ज कराई है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से बदमाश बेखौफ हो चले, इसकी बानगी आप यहां पर देख पा रहे हैं, जहां पर रंगदारी मांगी गई और इसके साथ ही जब रंगदारी नहीं मिली तो उसने 2 कारों को बुलडोजर से तोड़ दिया और इसके बाद जमीन में भी दफना दिया है। सहयोगी चंद्रशेखर व्यास हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चंद्रशेखर, बदमाश कितने बेखौफ हो चले हैं ये हम देख पा रहे हैं। क्या कहना है पुलिस का? कार्रवाई की गई है कुछ? फिर से सहयोगी से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। तस्वीरें एक्सक्लूसिव न्यूज 18 राजस्थान पर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बदमाशों का आतंक देखने को मिला है। बताया जा रहा है कि रंगदारी के लिए पैसे की डिमांड की गई थी और जब ये पैसे उन्हें नहीं मिले तो उन्होंने कारों को तोड़फोड़ कर जमीन के अंदर दफना दिया। आरोपी पर अवैध खनन का भी आरोप है। तो सबसे पहले न्यूज 18 पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जोधपुर से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर रंगदारी वसूली के लिए युवक को धमकी मिला। क्रिकेट अकादमी बनाने वाले से कुल 80 लाख रुपयों की डिमांड की गई और इसके साथ ही जब रंगदारी नहीं मिली तो जेसीबी की मदद से 2 कारों को तोड़-फोड़ कर जमीन के अंदर दफना दिया गया। तो दबंग जब कारों में तोड़फोड़ कर रहे थे उस दौरान किसी ने ये तस्वीरें कैद कर ली हैं, जिसकी एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज 18 राजस्थान पर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। किस तरीके से बदमाशों ने यहां पर जमकर उत्पात मचाया। चंद्रशेखर सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चंद्रशेखर, जमकर उत्पात मचाया बदमाशों ने, किसी तरीके का खौफ तो नजर आ नहीं रहा है। अब क्या कह रही है पुलिस? कब तक कार्रवाई की जाएगी इन पर? देखिए, अगर बात करें तो ये पूरा मामला कुड़ी हाउसिंग बोर्ड थाना बख्तार थाना क्षेत्र का है, जहां पर एक सुनील साहू नामक व्यक्ति जो कि क्रिकेट अकादमी बना रहा है और इसके आसपास जो अवैध बंसी खनन करते हैं, उन्होंने जो है उसको धमकाया है कि 80 लाख रुपए दिए बिना बगैर तो यहाँ पर कोई भी कार्य नहीं कर पाएगा। लगातार धमकियों के बाद जब वो नहीं माना तो बदमाशों ने इसकी जो 2 कारें थी, लग्जरी कारें, उनसे जो है जेसीबी से जो तोड़फोड़ की और उसके बाद गड्ढे खोद कर उन कारों को उनमें दफना दिया। पीड़ित कुड़ी बख्तार से थाने पहुंचा और इस पूरे मामले की रिपोर्ट उसने दर्ज करवाई है। फिलहाल पुलिस जो है इस मामले की जांच में जुटी है और आप देख सकते हैं वीडियो में किस तरह से जो बदमाश बेखौफ अंदाज से कार के साथ तोड़फोड़ करते नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं धमकाकर मानसिक रूप से जो है इसे जो अवैध वसूली करने का और जो रंगदारी वसूल करने का काम करते नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल चंद्रशेखर, और जब रंगदारी की डिमांड की गई तब क्या पीड़ित ने इसे लेकर शिकायत दर्ज कराई थी? देखिए, कहना है कि उसने जो है पहले इसमें इस मामले को लेकर सूचित किया था, लेकिन जब तोड़फोड़ की जो है एफआईआर मामले में पूरी दर्ज करवाई, उसने इन लोगों को हल्के में लिया था। उसने ये सोचा कि कुछ होगा नहीं और वो लगातार अपना काम करवा रहा था। चूंकि वो जमीन जो है खुद की शुदा जमीन है तो उसने इस तरह से सिर्फ ऐसे कुछ नहीं होता, लेकिन जब उसने पैसे नहीं इस तरह से जो तोड़फोड़ की गई तब पीड़ित सत्ते में आ गया और सीधा थाने पहुंचा और जाकर मामले की रिपोर्ट दर्ज करवाई है। जी बिल्कुल चंद्रशेखर, लेकिन क्योंकि ये आरोपी जिस तरीके से हम तस्वीरें भी देख पा रहे हैं बिल्कुल बेखौफ हैं और बताया जा रहा है कि अवैध खनन से भी इनके नाम जुड़े हैं। कौन है ये लोग? कुछ पता चल सका है क्या इनके बारे में? क्या हिस्ट्री है इनकी? देखिए, जो पीड़ित ने नाम एफआईआर में दर्ज करवाए, जो नामजद एफआईआर है जिसमें कालूराम गोदारा, उसका पुत्र बजनाराम और अनिल, इन 3 लोगों के खिलाफ जो है इसने एफआईआर दर्ज करवाई। इसके साथ अन्य कई लोग जो है इस वीडियो में नजर आ रहे हैं। फिलहाल जो है पुलिस इस वीडियो के सहारे इन लोगों की पहचान करके इनको जो है ढूंढने का काम कर रही है। जी क्योंकि चंद्रशेखर आप बता रहे हैं नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई गई है, तो अब निश्चित तौर पर जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई किए जाने की भी जरूरत है। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और चलिए रुक कर लेते हैं इस बीच और एक और बड़ी खबर का। उदयपुर से बड़ी खबर है, भ्रष्टाचार के आरोपियों की आज कोर्ट में पेशी की जाएगी। एसीबी ने मजिस्ट्रेट के सामने कोर्ट में पेश किया है। डीएसपी जितेंद्र आंचलिया, एसआई रोशन लाल सहित 4 को पेश किया गया। एसीबी ने रिमांड की मांग की है। प्रतापनगर इलाके में निवास पर यह पेशी हुई है।
NRI की जमीन से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है और उदयपुर में सब इंस्पेक्टर सहित 4 घूसखोरों को मजिस्ट्रेट में पेश किया गया। एसीबी की कार्रवाई में इन तीनों की गिरफ्तारी की गई थी। NRI को जमीन के लिए 1,83,00,000 में खरीदने के मामले पर यह बड़ा एक्शन लिया गया। इस वक्त की ये बड़ी खबर उदयपुर से आपको बता रहे हैं, जहां पर भ्रष्टाचार के आरोपियों की पेशी हुई है। एसीबी ने इन सभी को मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया है। डीएसपी जितेंद्र आंचलिया का नाम भी इसमें सामने आ रहा है और इसके साथ ही एसआई रोशन लाल सहित कुल 4 लोगों को आज पेश किया गया है। एसीबी ने रिमांड की भी मांग की है। कितने दिनों के लिए रिमांड पर सौंपा गया है, ये जानकारी कुछ ही समय में आपको देंगे। और बता दें कि प्रतापनगर इलाके में जो निवास है वहीं पर इन सभी की पेशी की गई है। सहयोगी कपिल श्रीमाली हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कपिल, मजिस्ट्रेट के सामने सभी की पेशी की गई, क्या हुआ वहां पर? रिमांड की मांग की गई एसीबी की ओर से, कितने दिनों के लिए रिमांड सौंपी गई? देखिए, अभी भी मजिस्ट्रेट के सामने जो सभी गिरफ्तार किए गए लोग हैं वे इस समय यहाँ पर मौजूद हैं और हम भी इस समय मजिस्ट्रेट के निवास के बाहर मौजूद है। यहाँ पर जो है वो एसीबी की टीम डीएसपी जितेंद्र आंचलिया, सब इंस्पेक्टर रोशन लाल और जो 2 अन्य रमेश राठौड़ और मनोज श्रीमाली हैं उन्हें लेकर यहाँ पर पहुंची थी। तो आप देखिए कि अब जो है वो एसीबी की जो पेशी है वो खत्म हुई और जो इस पूरे मसले में जो कटघरे में खड़े हुए थे 4 लोगों की जो गिरफ्तारी हुई थी उन्हें लेकर अब जो है वो एसीबी की टीम जो है बाहर निकल रही है। आप देख सकते हैं कि एसीबी की टीम सभी को लेकर जो है वो यहाँ से बाहर निकल रही है। ये सब इंस्पेक्टर, आप देखिए कि ये सब इंस्पेक्टर रोशन लाल हैं जो 2 लाख रुपए जिन्होंने एफआईआर लगाने की एवज में मांग की गई थी, ये वो सब इंस्पेक्टर रोशन लाल है जिन्हें गिरफ्तार किया गया था। इसके अलावा सबसे पहले रमेश राठौड़, उसके बाद में मनोज श्रीमाली और फिर सब इंस्पेक्टर रोशन लाल को लेकर जो है वो बाहर निकले हैं। इस समय डीएसपी जितेंद्र आंचलिया जो है वो अभी भी अंदर मौजूद है और जो पूछताछ जो मजिस्ट्रेट जो है वो कुछ सवाल जवाब जो है वो इस समय अंदर कर रहे हैं। रिमांड अवधि की मांग की जो है वो बात सामने आ रही है। रिमांड की मांग यहाँ पर करने की बात है, तो क्या रिमांड, कितनी रिमांड दी गई है ये जरूर अब पता चलेगा। लेकिन फिलहाल जो है वो जो पेशी है वो चल रही है। कुछ ही देर में आप देखिए, मैं तस्वीर दिखाऊंगा, आप देखिए कि डीएसपी जितेंद्र आंचलिया हैं, वे भी अब बाहर निकल रहे हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि एक्सक्लूसिव तस्वीरें जो हैं वो आप देखिए कि डीएसपी जितेंद्र आंचलिया भी, जो कि इस पूरे मसले में षड्यंत्र रचने का इन पर आरोप लगा था और परिवादी द्वारा इन पर गंभीर आरोप लगाए गए थे, उन्हें इस समय गिरफ्तार जो रात को गिरफ्तार किया गया था और अब इन्हें यहाँ पर पेश किया गया। सबसे महत्वपूर्ण बात आप देखिए कि अब इस पूरे मसले में आरोप प्रत्यारोप जो हैं वो भी शुरू हो गए हैं। जो डीएसपी जितेंद्र आंचलिया है उनके परिवार के लोगों का कहना है कि ये जो आरोप लगा, ये जो गिरफ्तारी हुई, ये पुलिस के बड़े धड़े की जो है वो गुटबाजी है। ये यशवंत आंचलिया हैं, जितेंद्र आंचलिया के भाई हैं। आप कह रहे हैं कि पुलिस के बड़े धड़े की गुटबाजी की वजह से हो रहा है? ये पूरी की पूरी इनकी बड़े लेवल की ग्रुपबाजी की वजह से जितेंद्र आंचलिया को फंसाया जा रहा है। बाकी जितेंद्र आंचलिया ने न नीरज पूर्विया की चाय पी, न लवलीना की चाय पी। पैसा लेना तो बहुत दूर की बात है। नीरज पूर्विया ने तो कहा कि पूरा षड्यंत्र जो है वो जितेंद्र आंचलिया द्वारा रचा गया। नहीं, ये दोनों जो आपस में झगड़ रहे थे, तो रमेश राठौड़ जितेंद्र आंचलिया का परिचित था, तो रमेश राठौड़ एक विधवा महिला को लेके आता है और एक डिप्टी साहब के पास जाके और ये कहता है कि इसके साथ इसका जेठ अन्याय कर रहा है और उस पर डिप्टी साहब सब इंस्पेक्टर रोशन लाल को फोन करके कहते हैं कि भाई क्या मामला है, जो भी दिखवाना और इसके साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। इस पर रोशन लाल मौके पर जाता है और वहाँ दोनों पक्षों को समझाता है कि भाई आप झगड़ो मत और थाने पे आ जाओ, दोनों अपने अपने कागज लेके। और ये दूसरे दिन दोनों अपने अपने कागज लेके आते हैं। इसमें कहीं कोई पुलिस ने न तो कोई इनका कोई फैसला कराया, ना कोई समझौता कराया। ये आपस में जो लवलीना के नाम पे जो भूखंड था वो उसने किसी दूसरे के नाम बेचा था, तो नीरज पूर्विया ने कहा तो दूसरे को मत बेच और ये प्लॉट मुझे दे दे और जो भी पैसे है, तो इस पर इन दोनों ने अपनी रेट तय करी। देखिए, आरोप प्रत्यारोप जो है वो चलते रहेंगे, लेकिन पुष्पेंद्र सिंह राठौड़ जो है वो यहाँ पर हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। पुष्पेंद्र सिंह जी, कार्रवाई की है, क्या कहना चाहेंगे? जो थोड़ी वो जानकारी आप जो साझा करना चाहते हैं। मुलजिम को पेश किया और पीसी रिमांड लिया सोमवार तक के लिए। देखिए, बड़ी जानकारी, सोमवार तक के लिए चारों जो मुलजिम गिरफ्तार किए गए थे उन्हें पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया। ये पुष्टि एडिशनल एसपी जो कि एसीबी के हैं और इस पूरे मामले की जांच कर रहे हैं, पुष्पेंद्र सिंह राठौड़, उन्होंने पुष्टि की है कि
सोमवार तक यानी कि आज शनिवार 2 दिन का जो पुलिस रिमांड वो जो है वो इन चारों को भेजा गया है रिमांड पर एसीबी के पास में। और एसीबी सोमवार तक अब इन चारों और बड़ा अपडेट भी दर्शकों को मामले पर बता दें कि सोमवार तक के लिए इन सभी को रिमांड पर ले लिया गया और अब एसीबी इन सभी से पूछताछ करेगी। और कपिल, ये बेहद जरूरी भी हो जाता है कि इन सभी से गहनता से पूछताछ की जाए, क्योंकि बड़े नाम शामिल है, बड़े अधिकारी इस पूरे मामले में शामिल है, डीएसपी तक के नाम आ रहे हैं। तो और कौन कौन लोग इसमें शामिल हो सकते हैं, ये भी जानना बेहद जरूरी हो जाता है। जी बिल्कुल, देखिए क्योंकि अब आरोप प्रत्यारोप लगने लगे हैं। परिवार के लोग जो कि गिरफ्तार किए गए, उनके परिवार के लोगों का कहना है कि गुटबाजी की वजह से हो रहा है, लेकिन परिवादी द्वारा जिस तरह की रिपोर्ट दी गई और एसीबी ने का मानना है कि उन्होंने जिस तरह का सत्यापन किया उसके आधार पर मामला दर्ज किया था। और उस मामले के आधार आप देखिए कि अब जो पेशी के बाद में सभी को एसीबी की टीम यहां से लेकर रवाना हो गई है। सोमवार तक इनसे पूछताछ की जाएगी और किस तरह की संलिप्तता, क्योंकि एसीबी का मानना है कि पूरी तरह से सत्यापन कर मामला दर्ज किया गया था। तो ऐसे में अब ये कोशिश की जाएगी कि सोमवार तक जब पूछताछ की जाएगी उस दौरान और कौन कौन लोग इसमें शामिल हो सकते हैं उनके बारे में पूछताछ कर जानकारियां जुटाई जाएगी। और यदि और भी बड़े नाम सामने आते हैं तो उन पर भी एसीबी का शिकंजा कसा जा सकता है। बिल्कुल। और कपिल, क्योंकि आप लगातार ये भी बता रहे हैं कि आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है, जो घर वाले हैं वो इन आरोपों को सिरे से खारिज कर रहे हैं, वो कह रहा है ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, तो क्या वो कोई एक्शन ले सकते हैं, कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं इसे लेकर? देखिए, न्यायालय का दरवाजा खटखटाने के लिए सभी स्वतंत्र हैं। हालांकि बचाव जो है वो परिवार के पक्ष के लोग जरूर करेंगे, लेकिन अब एसीबी का मानना है कि उन्होंने पूरी तरह से सत्यापन करते हुए ये जो मामला है इसको दर्ज किया था। एक जो जितेंद्र आंचलिया की नीरज पुरबिया द्वारा जो शिकायत दर्ज कराई गई उसमें बताया गया कि एक होटल में आखिरी दौर में मुलाकात हुई थी। उस दौरान पूरी बातचीत की रिकॉर्डिंग कर ली गई और वो रिकॉर्डिंग एसीबी के पास में मुहैया कराई गई और उसी के आधार पर मामला दर्ज करते हुए एसीबी ने कार्रवाई को अंजाम देना शुरू किया है। हालांकि परिवार के सदस्य जो हैं इस पूरे घटनाक्रम में जितेंद्र आंचलिया की भूमिका से मना कर रहे हैं, लेकिन एसीबी का जो ये पूरी तरह से मानना है कि उनके पास पुख्ता सबूत है इस मामले को लेकर, इसीलिए उन्होंने कार्रवाई को अंजाम दिया। ये बड़ी बात है कपिल, क्योंकि एसीबी ये कह रहा है कि उसके पास सबूत है और घर वाले हालांकि आरोपों को नकार रहे हैं, लेकिन एसीबी के पास आप बता रहे हैं एक रिकॉर्डिंग है जिसके जरिए एसीबी ये प्रूफ कर सकता है कि अहम साक्ष्य एसीबी के पास है। इस रिकॉर्डिंग में क्या कुछ है कपिल, इसे लेकर जानकारी है क्या? हाँ बिल्कुल, देखिए क्या जब लवलीना द्वारा इस भूखंड का फिर से बेचान कर दिया गया, नीरज पुरबिया द्वारा फिर से इस भूखंड को 1,83,00,000 रुपए में खरीद लिया गया और जो मामला उसके खिलाफ दर्ज कराया गया था परिवादी के, उस मामले में एफआईआर लगाने के एवज में 2 लाख रुपए देने की मांग की गई थी। पूरा घटनाक्रम घटित हो गया, लेकिन जब एफआईआर लगाई गई तो लवलीना द्वारा भले ही पूरा पैसा प्राप्त कर लिया भूखंड बेचान के नाम पर और एफआईआर को कोर्ट में चैलेंज कर दिया। लवलीना के चैलेंज करने के चलते एफआईआर कोर्ट में स्वीकार नहीं की गई और यही वजह रही कि फिर से जो परिवादी नीरज पुरबिया था उसने जितेंद्र आंचलिया से उदयपुर की एक निजी होटल में मुलाकात की और वहां पर मुलाकात कर इस पूरे घटनाक्रम को लेकर उसने बातचीत की और इसकी पूरी रिकॉर्डिंग कर ली। वही रिकॉर्डिंग संभवतः एसीबी को उपलब्ध कराई गई और उसी रिकॉर्डिंग के सबूत के आधार पर एसीबी ने मामला दर्ज करते हुए अपनी जांच जो है वो शुरू की थी। बिल्कुल। और कपिल, अगर वाकई में एसीबी के पास इस तरह के साक्ष्य हैं तो ये काफी अहम हो सकता है। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और चलिए रुक कर लेते हैं एक और बड़ी खबर का। भीलवाड़ा से ये बड़ी खबर है जहां पर तेल का टैंकर बेकाबू होकर पलट गया। शाहपुरा भीलवाड़ा मेगा हाईवे पर यह हादसा हुआ है और भारी मात्रा में तेल सड़क पर बह गया। सड़क पर तेल लूटने की होड़ मच गई। बनेड़ा थाना पुलिस सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची और ये बड़ी खबर भीलवाड़ा से इस वक्त आपको बता रहे हैं जहां पर एक तेल का टैंकर बेकाबू होकर सड़क पर पलट गया। एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज 18 राजस्थान पर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं और देख सकते हैं किस तरीके से बड़ी संख्या में लोग वहां पर पहुंच गए और तेल लूटने को लेकर वहां पर सभी में होड़ मच गया। सब अपने हाथों में कुछ सामान लेकर, बर्तन लेकर सड़कों पर पहुंचे और वहां से तेल इकट्ठा करने लग गए। जैसे ही पुलिस को इस घटना के बारे में जानकारी मिली, पुलिस तुरंत वहां पर पहुंची क्योंकि तेल पूरे रास्ते पर बिखरा हुआ है, सड़कों पर बिखरा हुआ और ऐसे में भीषण हादसा भी हो सकता था। अगर यहाँ पर किसी तरीके से आग लग जाती तो कई लोगों की जिंदगियां भी खत्म हो सकती थी। राहुल सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राहुल, तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, सड़कों पर तेल बिखरा हुआ है, लोग लूटने के लिए वहां पर पहुंच चुके हैं, लेकिन जान के साथ खिलवाड़ भी है ये। प्रियंका, बिल्कुल सही बात है कि
जिस तरीके से लोग अपने कुछ फायदे के लिए अपनी जान को दांव पे लगा रहे हैं, सड़क के बीचों बीच टैंकर पलट चुका है और उसका तेल बह चुका है। तेल बहने के बाद वहाँ लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। ये मेगा हाईवे रोड बरेड़ा घाटी के आगे का नजारा है। जिस हिसाब से वहाँ टैंकर पलटा, उसके बाद जब लोगों को टैंकर के पास नहीं जाना चाहिए, ऐसी जगह नहीं जाना चाहिए, मान लीजिए वहाँ पे कोई विस्फोट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, पर तो लोग अपने स्वार्थ के लिए अपनी जान को दांव लगा के वहाँ पे तेल इकट्ठा कर रहे हैं। भारी तादाद में ग्रामीण वहाँ इकट्ठे हो चुके थे, इकट्ठे हो रखे हैं। अभी भी हाल फिलहाल जो स्थिति है वहाँ पे ग्रामीण इकट्ठे हैं और तेल इकट्ठा कर रहे हैं। 4 व्हीलर तो आसानी से कहीं ना कहीं निकल रही है, पर वहाँ पे जो 2 व्हीलर निकल रही है वो स्लिप हो रही है, वहाँ पे गाड़ियां स्लिप हो रही है। उसके बाद भी जो लोग हैं वो नहीं रुक रहे हैं। पुलिस मौके पे पहुंच चुकी है, पुलिस लगातार कोशिश कर रही है, पर लोग नहीं मान रहे हैं। अपने निजी स्वार्थ के लिए अपनी जान को भी दांव पे लगा रहे हैं और सड़क के जो नियम कायदे उनको भी वो फॉलो नहीं कर रहे हैं। जब सड़क पे हादसा होता है तो हम उस जगह से दूर रहते हैं, वही लोग बाग उस जगह के पास जाके तेल इकट्ठा कर रहे हैं। बिल्कुल राहुल, हादसे को न्योता तो दे रहे हैं। और क्या ये जो टैंकर पलटा हुआ है वो वहीं पर है, क्योंकि पुलिस बताया जा रहा है मौके के लिए रवाना हो चुकी है, क्या पुलिस पहुंची है अभी वहां पर? पुलिस पहुंच चुकी है, पुलिस समझाइश कर रही है लोगों से, लोग नहीं मान रहे हैं और टैंकर अभी मौके पे पलटा हुआ है, क्योंकि टैंकर का जो वजन है, जो वेट होता है वो बहुत भारी है, उसके लिए एक मशीन बुलानी पड़ती है, उसके बाद टैंकर को हटाया जाता है। सबसे बड़ी समस्या आ रही है जो लोग हैं जिनको समझाया जा रहा है, या लोग तो खुद ही समझदार होते हैं, वो एक घटना को न्योता दे रहे हैं, एक घटनाक्रम को न्योता दे रहे हैं, ये ऐसी हरकतें करके। बिल्कुल राहुल, कम से कम लोगों को ये समझने की जरूरत है कि थोड़े से तेल के लिए अपनी जान को दांव पर न लगाए। आप नजर बनाए रखिएगा। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और चलिए रुक कर लेते हैं इस बीच एक और बड़ी खबर का। झुंझुनू से ये बड़ी खबर है। परिवहन और सड़क सुरक्षा मंत्री ने घायल को अस्पताल पहुंचाया है। अस्पताल मंत्री बृजेंद्र ओला ने झुंझुनू आते घायल को देखा और वहां से गाड़ी रोकी और तुरंत घायल को अस्पताल लेकर पहुंच गए। गाड़ी से तुरंत वे नीचे उतरे और घायल के पास पहुंच गए। एस्कॉर्ट गाड़ी से उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया है। जो घायल था वहां पर, और सीकर के मलखेड़ा के पास ये सड़क हादसा हुआ था, जिसकी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जहां पर मंत्री ने जैसे ही देखा कि यहां पर सड़क दुर्घटना हुई है, तुरंत मंत्री ने अपने काफिले को रुकवा दिया। वे अपने गाड़ी से नीचे उतरे और पूरे एस्कॉर्ट के साथ जो घायल था उसे लेकर अस्पताल पहुंचे। तो मानवता की मिसाल पेश की गई है मंत्री की ओर से, जब उन्होंने घायल को अस्पताल पहुंचा दिया। तो मंत्री बृजेंद्र ओला की तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं। और झुंझुनू आते वक्त उन्होंने देखा कि एक यहां पर घायल व्यक्ति पड़ा हुआ है और तुरंत उन्होंने फौरन उसे अस्पताल पहुंचाया। और एमपी के इंदौर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर इंदौर देवास नाका पर एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। फाइबर फैक्ट्री में बताया जा रहा है कि भीषण आग लगी और फैक्ट्री में लगातार ब्लास्ट होते चले जा रहे हैं। आसपास के जो क्षेत्र है वहां पर अफरा तफरी का माहौल है और दमकल की गाड़ियां मौके पर रवाना हो चुकी हैं। लसूड़िया थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं। मध्य प्रदेश के इंदौर से ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। बेहद खौफजदा करने वाली ये तस्वीरें हैं, जहां पर बताया जा रहा है कि एक फैक्ट्री में भीषण आग लगी और लगातार इस फैक्ट्री में ब्लास्ट होते चले जा रहे हैं। ये किस चीज की फैक्ट्री थी, इसके बाद ये पता चलेगा कि आखिर क्या वजह है लगातार यहाँ पर जो ब्लास्ट हो रहा है उसके पीछे। लेकिन सबसे पहले कोशिश ये की जा रही है कि जल्द से जल्द इस आग पर काबू पाया जा सके। दमकल की गाड़ियां मौके के लिए रवाना हो चुकी है और जैसे ही ये आग लगी, आसपास के क्षेत्रों में हड़कंप मच चुका है, क्योंकि भीषण आग लगी यहाँ पर। हालांकि ये आग कैसे लगी ये जांच का विषय। और देखिए तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, दमकल की गाड़ियां इस वक्त मौके पर पहुंच चुकी हैं। 2 अलग अलग तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग जो है वो मौके पर इकट्ठा हुए हैं और इसे लेकर पूरे क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल है। ये आग आसपास के इलाकों में ना फैले, इसे लेकर कोशिशें सबसे पहले ये है कि जल्द से जल्द आग पर काबू पाया जा सके। अब थोड़ी देर बाद ये पता चल सकेगा कि क्या इसमें कुछ लोग भी फंसे हुए हैं, जान का भी नुकसान हो सकता है। ये तो कह सकते हैं कि संपत्ति का भारी नुकसान पहुंचा है यहाँ पर, क्योंकि जिस तरीके से आग आप देख पा रहे हैं, लपटे देख पा रहे हैं, दूर दूर तक धुएं का गुबार उठ रहा है। इससे साफ तौर पर यह कहा जा सकता है कि एक बड़ा नुकसान हुआ है यहाँ पर इस आग लगने की वजह से। हालांकि आग कैसे लगी ये जांच के बाद पता चल सकेगा। तो फाइबर फैक्ट्री बताई जा रही है जिसमें बार बार विस्फोट हो रहा है। क्योंकि ये फैक्ट्री बेहद बड़ी नजर आ रही है और ऐसे में
कितने लोग इसके अंदर उस वक्त मौजूद हो सकते हैं, क्योंकि सुबह का वक्त है, कर्मचारी भी इस दौरान काम पर पहुंचे होंगे। और क्या उस दौरान जब ये आग लगी उसके अंदर कोई व्यक्ति मौजूद था या उससे पहले बाहर निकल गए या अभी वहां पर कोई व्यक्ति नहीं पहुंचा था? ये जो तमाम सवाल हैं, इनके जवाब अब से कुछ ही समय में पता चलेंगे। जांच के बाद स्थिति स्पष्ट होगी कि आखिर क्या अनियमितता थी, किस वजह से ये आग लगी। आग लगने के प्राथमिक कारण अब तक पता नहीं चल सका। हालांकि ये जांच का जरूर दावा किया जा रहा है, जांच होगी तब स्थिति स्पष्ट होगी। लेकिन देखिए, सबसे बड़ी बात जो है वो ये कि फायर एसपी जो है वो खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं इस आग की। सर, क्या स्थिति है? कंट्रोल में हवा के कारण ज्यादा कंट्रोल है, हवा के कारण है। फायर एसपी हमारे साथ मौजूद है। सर, क्या कितना पानी पहुंच चुका है यहाँ? पानी तो पहुंच रहा है, कम से कम 20-30 टैंकर तो हो गए होंगे। कितनी मुसीबत आ रही है आप? मुसीबत बहुत ज्यादा मुसीबत आ रही। मुसीबत यार केमिकल बता कोई नहीं रहा कि काय में लगी। किसकी फैक्ट्री है पता चल पाया? कोई पता नहीं कर पाया अभी। अंदर कोई है तो नहीं? अभी कोई नहीं, अभी जनहानि कुछ नहीं हुई है, सिर्फ बचाई कर रहे हैं। आसपास की कोई फैक्ट्रियों पे जो आसपास सिर्फ वो प्लास्टिक वाली है, केमिकल रखा है उस मकान में, उसको कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक, कुल मिला के फायर एसपी खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं आग की। ये एक और पास में ही जो इलाका है वो लगातार आग की लपटों में है और हर संभव प्रयास खुद फायर एसपी की मॉनिटरिंग में किए जा रहे हैं कि आग पर नियंत्रण पाया जा सके। और अब ये भी प्रयास किया जा रहा है कि आसपास का जो इलाका है, आसपास की जो फैक्ट्रियां उन्हें खाली करा लिया जा चुकी। जानकारी मिली है कि ठीक इसी के पास में जो फैक्ट्री है वो केमिकल की फैक्ट्री है, वहाँ बड़ी मात्रा में केमिकल रखा हुआ है। तो ये केमिकल कहीं ब्लास्ट ना हो सके। देखिए, एक और ब्लास्ट की आवाज अंदर आई, तो अब ये भी डर लग रहा है कि ये ब्लास्ट बड़ा होकर ये दीवार न टूट जाए। दीवार यदि टूटती है तो दमकल की जो टीमें हैं उनके लिए भी मुसीबत हो सकती है, चूंकि जो यहाँ पर फायर ब्रिगेड के साथ साथ अन्य जो लोग मौजूद हैं जो लगातार बचाव के प्रयास कर रहे हैं। तो अब नई टेक्निक पे काम किया जा रहा है। दमकल की जो टीमें हैं वो दूसरे सिरे से पानी मारने का प्रयास करेगी, चूंकि जिस तरफ से हवा है वहीं से आग लगातार भड़कती जा रही है। अब ये प्रयास जो है वो नए तकनीक से किए जा रहे हैं। दमकल के साथ साथ नगर निगम की टीम अब सहयोगी के तौर पर निकलकर सामने आई है। 20 से अधिक टैंकर यहाँ मौजूद होने की जानकारी खुद फायर एसपी ने दी है। जो चूंकि धुआं इतना ज्यादा है, केमिकल उसमें मौजूद है, फाइबर मौजूद है, इसलिए सांस लेने में तकलीफ आ रही है। इसलिए सभी दमकल के अफसरों ने, दमकल के जो कर्मचारी, उन्होंने मुंह पर कपड़ा बांधा हुआ है पानी से गीला करके, ताकि उन्हें मुश्किल ना हो सांस लेने में और वो आसानी से इस आग को नियंत्रण में कर सके। केमिकल रखे हुए थे और यही वजह है कि इस केमिकल जो फैक्ट्री के अंदर थे उसकी वजह से लगातार ब्लास्ट होते चले जा रहा है। अब आशंका ये है, डर ये है कि ब्लास्ट की वजह से कहीं इस फैक्ट्री की दीवार न टूट जाए, जिससे कि आसपास जो लोग मौजूद हैं उनकी जान पर भी खतरा हो सकता है। जो दमकल की टीम वहां पर मौजूद है उन्हें भी परेशानियां हो सकती हैं। सबसे पहले जान माल का नुकसान कम हो, इसे लेकर लगातार कोशिशें की जा रही है। बताया जा रहा है 20 से ज्यादा दमकल की गाड़ियां इस वक्त मौके पर मौजूद हैं। सबसे तेज कोशिश और सबसे पहले ये कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द इस आग पर काबू पाया जा सके। लेकिन क्योंकि बताया जा रहा है इस फैक्ट्री के अंदर बड़ी मात्रा में केमिकल रखे गए, अलग अलग तरह के केमिकल है, फाइबर्स है, जिसके चलते बार बार यहाँ पर ब्लास्ट हो रहे हैं और यही वजह है कि बड़ी मुश्किल हो रही है इस आग पर काबू पाने में। धुएं ने फैक्ट्री से जो लगातार धुआं निकल रहा है, धुएं का जो गुबार निकल रहा है वो कई बार सूरज तक को ढक लेता है और ये जो धुआं है वो शहर के कई किलोमीटर दूर तक देखा जा सकता है अवंतिका। और जो जानकारी है वो ये कि फैक्ट्री के भीतर हादसे के वक्त कोई नहीं था, लेकिन बावजूद इसके यदि किसी प्रकार की आपात स्थिति बनती है, इसलिए यहाँ पर एम्बुलेंस को भी तैनात किया गया है और प्राथमिक उपचार देने के लिए स्वास्थ्य के कर्मचारियों को भी तैनात किया गया। अब ये धुआं था अब ये लपटों में बदलता चला जा रहा है। ये आग की लपटें फैक्ट्री के बाहर तक स्पष्ट तौर पर नजर आ रही है अवंतिका। अब ये और मुसीबत जो है वो कहीं ना कहीं बनती हुई नजर आ रही है फायर ब्रिगेड के लिए। ये तस्वीरें देखिए, इतने आसानी से ये आग बुझने वाली बिल्कुल प्रतीत नहीं होती है। और चलिए रुक कर लेते हैं एक और बड़ी खबर का, जहां पर एक मालगाड़ी महिला के ऊपर से गुजर गई, लेकिन कहते हैं कि जाको राखे साइया मार सके ना कोई। और कुछ ऐसी ही खबर यहां पर सामने आ रही है, जहां पर एक महिला के ऊपर से पूरी की पूरी मालगाड़ी गुजर गई, लेकिन महिला को कुछ भी नहीं हुआ। बिहार के गया से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर ये जो कहावत है वो बिल्कुल सही साबित हुई नजर आई। जब एक कोयला लोडेड
मालगाड़ी ट्रेन की दर्जनों बोगियां एक महिला के ऊपर से गुजर गई, लेकिन फिर भी महिला सही सलामत बच गई। इस तरह मौत को उस महिला ने मात दे दिया। इस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल भी हो रहा है। दरअसल टनकुप्पा स्टेशन पर आसनसोल वाराणसी पैसेंजर पकड़ने स्टेशन आई एक महिला शिक्षक अप लाइन के लूप में खड़ी मालगाड़ी के नीचे से घुसकर पटरी पार कर रही थी और इसी दौरान मालगाड़ी चल पड़ी और देखते ही देखते ट्रेन के 30 डिब्बे महिला शिक्षक के ऊपर से निकल गए। ट्रेन निकलने के बाद शिक्षिका सही सलामत थी। तो कहते हैं कि जल्दी से देर भली, अगर यहाँ पर ये शिक्षिका जल्दबाजी ना करती तो इस तरीके से इसकी जान आफत में भी नहीं पड़ती। बताया जा रहा है कि जल्दबाजी के चक्कर में एक मालगाड़ी खड़ी थी और इसी मालगाड़ी के नीचे से उसने पटरी पार करने की कोशिश की और जैसे ही वो मालगाड़ी के भीतर घुसी ये मालगाड़ी चलने लग गई और इसी दौरान जो महिला थी वो पटरियों के बीच में फंस गई और उसकी जान सांसत में आ गई। बड़ी मुश्किल से महिला की जान बची। तुरंत उसे अस्पताल पहुंचाया गया। हालांकि बताया जा रहा है कि महिला को गंभीर चोटें नहीं आई हैं, हल्की फुल्की चोटें आई और प्राथमिक उपचार के बाद उसे छोड़ दिया गया है। और अहमदाबाद में इंडियन एसोसिएशन ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट का 60वें राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय सम्मेलन में उद्घाटन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि हमारे देश के लोगों को एक सपोर्ट की जरूरत थी ताकि वो अपनी रोजमर्रा की जरूरत को पूरा कर सके। बैंक खाता खुलवाना हो जा, हर घर जल पहुंचाना हो, सरकार ने जनता को सपोर्ट किया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने आईईपी में कहा कि हमारे फिजियोथेरेपिस्ट आज सिंबल ऑफ बन गए हैं। सबसे अच्छा फिजियोथेरेपिस्ट वो होता है जिसकी बार बार मरीज को जरूरत ना हो। लोगों को आत्मनिर्भर बनाना ही आपका गोल है। अब मुश्किल के समय में सिंबल ऑफ होप बनते हैं। आप सिंबल ऑफ रेजिलियंस बनते हैं। आप सिंबल ऑफ रिकवरी होते हैं, क्योंकि जब कोई व्यक्ति अचानक इंजरी या एक्सीडेंट का शिकार हो जाता है तो उसके लिए ये केवल फिजिकल ट्रॉमा नहीं होता, ये एक मेंटल और साइकोलॉजिकल चैलेंज भी होता है। ऐसे समय में फिजियोथेरेपिस्ट केवल उसका इलाज नहीं करता बल्कि उसे हौसला भी देता है। साथियों, अक्सर मुझे भी आपके प्रोफेशन से, आपके प्रोफेशनलिज्म से बहुत प्रेरणा मिलती है। अपनी फील्ड में आपने ये जरूर सीखा होगा कि चुनौतियों से ज्यादा मजबूत आपके भीतर की ताकत होती है। तो वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज हैदराबाद में 74 आरआर बैच के आईपीएस प्रोफेशनल्स को दीक्षांत परेड को संबोधित किया। इस दौरान अमित शाह ने कहा कि आजादी के बाद अखिल भारतीय सेवाओं की लॉन्चिंग के समय देश के प्रथम गृह मंत्री सरदार पटेल ने कहा था कि देश को एक संघीय संविधान के तहत अक्षुण्ण बनाने के लिए जिम्मेदारी है। अखिल भारतीय सेवाओं की ये जिम्मेदारी है। ये वाक्य आपके जीवन का गुरु वाक्य बनना चाहिए। अमित शाह ने कहा कि हमने 7 दशकों में आंतरिक सुरक्षा के क्षेत्र में कई चुनौतियों का सामना किया है और इन परिस्थितियों में लगभग 36,000 पुलिसकर्मी शहीद हुए। उन्होंने कहा जो लोग चुनकर आते हैं वो देश के विकास के लिए काम करते हैं। हमने 7 दशकों में आंतरिक सुरक्षा के क्षेत्र में कई उतार चढ़ाव देखे हैं, कई चुनौतियों का सामना किया है और वो चुनौतियों का सामना करते करते लगभग 36,000 से ज्यादा पुलिस कर्मियों ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। मैं यहां आने से पहले प्रतीकात्मक रूप से शहीद आईपीएस जवानों के शहीद स्मारक पर गया और शहीद आईपीएस जवानों के साथ साथ उन सभी 36,000 पुलिस कर्मियों को मैंने
आप सबकी ओर से श्रद्धांजलि दी है, जिन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान देश के आत्मसम्मान और उसकी आंतरिक सुरक्षा की रक्षा के लिए दिया है। और फिलहाल यह वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन खबरों का सिलसिला जारी है। आप बने रहिए हमारे साथ।